तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल अवर स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। मैं मोना चौरसिया आज आपसे डिस्कस करूंगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चंस और इसमें आप अपना स्कोर चेक करिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन चुनना है आपको। आपके पास सामने 4 ऑप्शन है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं या फिर लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, और थर्ड ऑप्शन है बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए कि क्या हो सकता है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हमारे सामने कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो एनसीएफ 2005 है के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। यानी कि आप हमें चेक करना है कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 है, इनमें क्या शामिल नहीं है कि पहला ऑप्शन है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, या रटने को महत्व प्रदान न करना, या पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो जो मेन इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है द, यानी कि ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना है। हमें हमेशा ज्ञान को किससे जोड़ना है, वास्तविक जीवन से जोड़ना है। रटने को महत्व प्रदान नहीं करना, ये भी बात सही है, लेकिन जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा शिक्षा है मनोविज्ञान की दृष्टि से। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमें अब चुनना है सत्य कथन। ठीक है, तो बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं क्या, या विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, या अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या फिर बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाए कि बच्चे वही नहीं सीखते जो उन्हें पढ़ाया जाता है, वो कुछ खुद से भी सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चे ज्ञान का क्या करते हैं, स्वयं सृजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ये ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा फोर्थ कह रहा है कि डिसलेक्सिया का संबंध है। डिसलेक्सिया एक मानसिक अक्षमता है कि लेखन अक्षमता है, या पढ़ने की अक्षमता है, या शारीरिक अक्षमता। तो कभी भी सिया वर्ड देखने को मिल जाए, हमें सिया वर्ड देखना या सिया या जिया, तो हमें पढ़ने की अक्षमता से रिलेटेड है ये, यानी कि डिसलेक्सिया हमारी पढ़ने की अक्षमता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परामर्श का उद्देश्य। जो परामर्श दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। बच्चे को समझना, या बच्चे की कमियों का कारण पता करना, या फिर बच्चे को समायोजन में समाहित करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये चारों ऑप्शन यानी कि द इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को समझना भी होगा, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, और बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। यानी कि बच्चे को पहले हम समझेंगे कि बच्चे में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको कहाँ परामर्श देने की जरूरत है, फिर बच्चे की कमियों का कारण का पता लगाने के बाद फिर उसका समायोजन, और फिर हम करेंगे उसकी सहायता। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। यानी कि हमें बच्चों में क्या स्थापित करना है, नैतिकता की भावना हम कैसे ला सकते हैं बच्चों में, है ना। तो पहला ऑप्शन है इसका कि उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, या शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या फिर उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या फिर उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा कि शिक्षक को ही क्या आदर्श रूप से व्यवहार करना चाहिए। अगर शिक्षक ही आदर्श रूप से व्यवहार नहीं करेगा तो बच्चे कैसे करेंगे, तो उनमें नैतिकता का गुण कैसे आएगा। इसके बाद आप कर सकते हैं कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ा सकते हैं, या फिर प्रातःकालीन सभा में उपदेश भी दे सकते हैं, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन कर सकते हैं। ये सब आप उसके बाद करेंगे, जब तक आपको खुद से ही पहले व्यवहार सही करना पड़ेगा बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, सम्मान का, या फिर विश्वास का। तो ये शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होने चाहिए तीनों, यानी कि स्नेह का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, और विश्वास का भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। जो डाल्टन शिक्षण विधि है, ये डाल्टन लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपको विजुअल नहीं हो रहा होगा, ये डाल्टन लिखा हुआ है। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया, तो वो किया था हमारा डाल्टन शिक्षण
विधि का जो विकास किया था वो किया था हमारा मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। किसने किया था? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? एक अच्छा अध्यापक, जो अध्यापक होता है वो किस चीज़ को बढ़ावा देगा? प्रतियोगिता को बढ़ावा देगा, कि सहयोग को बढ़ावा देगा, या प्रतिद्वंदिता की भावना को बढ़ावा देगा, या तटस्थता की भावना को बढ़ावा देगा? तो जो टीचर को बढ़ावा देना चाहिए वो देना चाहिए सहयोग की भावना पर बढ़ावा। किस पर देना चाहिए? सहयोग की भावना पर बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। अब शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो कभी भी ऐसा भूमिका के लिए आ जाए क्वेश्चन की शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए सुलभकर्ता की ओर। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं लास्ट वाले। बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, तो ये भी होनी चाहिए। बच्चों को मूल आधार शिक्षा देने की, ये भी होनी चाहिए। बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की, तो ये भी होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो होनी चाहिए सुलभकर्ता की। सुलभकर्ता में सारे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा कि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यानी प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या फिर अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ठीक है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चा किस प्रकार सीखता है? बच्चा पुस्तकें पढ़कर सीखेगा, कि परिचर्चा करके सीखेगा, या प्रश्न पूछकर सीखेगा, या कई प्रकार से सीखेगा? तो बच्चा जो सीख सकता है वो कई प्रकार से सीखेगा, ठीक है, कई प्रकार से। यानी कि पुस्तकें भी पढ़कर सीख सकता है, परिचर्चा के द्वारा भी सीख सकता है, प्रश्न पूछकर भी सीख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में, यानी कि सीखने की प्रक्रिया चल रही है, अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि, यानी कि विद्यार्थी क्या कर रहा है? गलतियां कर रहा है। आपकी दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक गलतियां नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे? त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, तो बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा कि जो त्रुटियां होती हैं उनको जरूर होना चाहिए, नहीं गलतियां जरूर होनी चाहिए बच्चे के द्वारा। और इसके बाद ये भी रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को अपन कभी भी लापरवाही नहीं मानेंगे। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है, तो ये भी इतना सही नहीं है ना। तो यानी कि त्रुटियां हमारी अधिगम प्रक्रिया का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो है मधु गणित में कमजोर है, ठीक है। मधु किस सब्जेक्ट में कमजोर है? गणित में। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? एक आप अच्छे अध्यापक हैं तो उसकी दृष्टि से कि गणित में कमजोरी का कारण क्या हो सकता है? आप अच्छे अध्यापक हैं, यानी कि प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो आप अच्छे अध्यापक हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। उसके माता पिता अनपढ़ हैं, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई इनके घर में पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए कमजोर है। या उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, तो ये भी अपन नहीं कह सकते हैं कि उसे अध्ययन में रुचि नहीं है। अब गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, जिस मेथड का आप यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है, जिससे उसे समझ में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर सरल तरीके से आप समझाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा, है ना। निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, यानी जो अध्यापक है अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, या सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, या विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, या विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो ये अनुशासन वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद सदैव प्रदर्शन, ये भी गलत हो जाएगा। अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि, ये भी गलत हो जाएगी। तो जो राइट आंसर है वो है हमारा कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना है। आपको हमेशा बच्चे को प्रेरित करते रहना है, ठीक है, मोटिवेट करना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, या बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, या बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, या बच्चों को संवेगात्मक विकास करना। तो जो आपका उद्देश्य है गणित सिखाने का वो एनसीएफ के अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार है कि बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता, यानी कि किसी भी समस्या का वो जो बच्चा है वो समस्या का समाधान कर सके तार्किक चिंतन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा 17 मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? जो अध्यापक है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, ये इस विशेषता क्या है इसकी? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, या वह उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, या वह अत्यधिक संवेदनशील है, या फिर वह सख्त अनुशासन पसंद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, यानी कि वो संतुलित होगा तभी तो हम ये कह पाएंगे कि ये जो टीचर है वो मानसिक रूप से क्या है? स्वस्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, और जो है हमारा कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो शिक्षा का उद्देश्य है, अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो जो शिक्षा का उद्देश्य है वो हमारा क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास में कि आजीविका,
कमाना, या बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, या पढ़ना लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास करना। तो बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बच्चे का हमें करना है क्या, सर्वांगीण विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है कि बच्चे को बुद्धि लब्धि, अगर किसी बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से 110 के मध्य है, यानी कि 90 से 110 के मध्य है, तब वो बच्चा किस कैटेगरी में आएगा? ये सामान्य बुद्धि में आएगा, क्या सामान्य में आएगा कि प्रखर में आएगा, या उत्कृष्ट में आएगा, प्रतिभाशाली में? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो भी 90 से 110 के मध्य बुद्धि लब्धि होती है वो होती है सामान्य बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक मूल्यांकन होता है इसका क्या अर्थ है? क्या सभी विषयों का मूल्यांकन व्यापक मतलब, या सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सह शैक्षिक शैक्षिक एवं सह शैक्षिक, यानी कि दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, एक तो शैक्षिक का भी और दूसरा सह शैक्षिक का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं देता, यानी कि या तो टीचर को उस क्वेश्चन का तत्काल आंसर आ नहीं रहा है तो तत्काल नहीं देता है, तो शिक्षक की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? शिक्षक को क्या कहना चाहिए कि अगर उसको कोई भी आंसर क्लियरली नहीं आ पा रहा है तो उसको क्या कहना चाहिए कि शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए कि नहीं चुप बैठ जाओ शांति से, या दूसरा है कि शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, या शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, डायरेक्ट कहेंगे तो ये गलत इंप्रेशन पड़ेगा, है ना, और शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षक को उस क्वेश्चन का आंसर समझ के देना चाहिए बाद में, अगर तुरंत नहीं आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, या जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, या फिर कुछ समय के पश्चात, या तत्काल। ये तत्काल वर्ड है ना, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। तो कभी भी बच्चे द्वारा जिज्ञासा या कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसकी जिज्ञासा को तुरंत शांत करना चाहिए, ठीक है, तुरंत शांत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, जिसके जो माहौल है वो अनपढ़ माता पिता के बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं? अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे कि वैसे उसका माहौल ही नहीं है अंग्रेजी में, तो वो अंग्रेजी कैसे सीखेगा? आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे तो आप उसको बाध्य भी नहीं कर सकते, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आपको इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी। या आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे कि मातृभाषा नहीं बोलनी है, आपको केवल इंग्लिश बोलनी है, या फिर आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि आप उसकी मातृभाषा की सहायता से ही अंग्रेजी उसको सिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो है हमारा 24 वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पुरस्कार एवं दंड है। पुरस्कार एवं दंड क्या है? सकारात्मक प्रेरक है, या स्वाभाविक प्रेरक है, या कृत्रिम प्रेरक है, या अर्जित? नहीं, सकारात्मक तो प्रेरक नहीं है, क्योंकि पुरस्कार एवं दंड देना क्या है, सकारात्मक प्रेरक नहीं है। स्वाभाविक प्रेरक है, ये अपने आप तो होता नहीं है। अर्जित प्रेरक भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम, क्योंकि ये हमने खुद बनाया है। जो पुरस्कार और दंड है वो हमने खुद बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? तो ये जो आंसर है वो हो जाएगा कि जो प्रत्येक बच्चा होता है वो किसी ना किसी चीज़ में विशिष्ट होता है, यानी कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चे का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा होना चाहिए, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, या गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए, या लिखित? तो ये जो हमें दिख गया है नहीं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसके ही द्वारा होना चाहिए। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू है, यानी कि किस वर्ष के लिए ये लागू किया गया? ये किया गया हमारा 6 से 14 वर्ष के लिए लागू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन का। अध्यापन जो विषय है, जैसे कि आप मैथ की टीचर हैं तो मैथ का, इंग्लिश की टीचर हैं तो इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, या फिर बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, या शिक्षा संहिता का ज्ञान होना चाहिए, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल विज्ञान का, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट है उसका, और साथ में इसके साथ साथ आपको बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ क्या है? या अर्थ है कि कोई बच्चा है आपकी कक्षा में प्रश्न पूछता है तो इसका क्या अर्थ है? वह शरारती है, या वह अधिक जिज्ञासु है, या वह असामान्य है, या फिर वह प्रतिभाशाली है? तो जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली ही बच्चे प्रश्न पूछे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कि वह अधिक जिज्ञासु है। वह जिज्ञासु है तभी तो वो आपसे बार बार क्वेश्चन कर रहा है।
नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है। बच्चा क्या कर रहा है, अपने साथ में रहते हैं सहपाठी हैं उनके साथ झगड़ता है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे उसके साथ? आप बच्चे को सजा देंगे कि वो झगड़ रहा है इसलिए आपको सजा देनी चाहिए, या फिर आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे क्योंकि वो झगड़ता है इसलिए आप विद्यालय से निकाल देंगे उसको, या फिर आप उस कारण का पता लगाएंगे कि जो बच्चा है वो क्यों झगड़ रहा है। ठीक है, तो आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे कि झगड़ना सही बात नहीं है, उसको समझाएंगे और उस कारण का सॉल्यूशन देंगे। आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं आज जो एमपी टेट में आने वाले क्वेश्चंस हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। सो गाइज थैंक यू सो मच मेरे साथ टिल लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।